सभी को राम राम। मैं बीएस परमार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें कि हम पुराने बुकलेट्स का मैं रिव्यू कर रहा हूं, जिसमें मैंने 2012, 2014 और 2017 के बुकलेट्स का रिव्यू कर दिया है और वो तीनों बुकलेट्स चार वीडियो में जो है मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन बुकलेट 2018 की, जो 18 में पेपर हुआ था। डीएम कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें 170 क्वेश्चन आया था। तो 85 नंबर का पेपर था और समय उसमें भी वही था, 2 घंटे का। तो उसके हमने आज जो है वो 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को देखना है। उसका मैं रिव्यू करूँगा। आपको आंसर की के हिसाब से, जो बोर्ड द्वारा आंसर की बताई गई थी उसके हिसाब से मैं आपको उसके आंसर बताऊंगा, और कुछ आंसर में डाउट है तो उसको मैं क्लियर करूंगा। मेरे हिसाब से उसका जो आंसर होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाकर के डीएम कमीशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाकर के वो पिछले सभी वीडियो आप देख सकते हैं। 137 वीडियो जो है वो चैनल पे हो चुका है। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलती रहे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, ये 2018 क्वेश्चन पेपर है और 170 क्वेश्चन इसमें आया था। 85 नंबर का था, मतलब हाफ नंबर का जो है वो एक प्रश्न था, आपको आधा नंबर मिलना था, और 2 घंटे का पूरा ये पेपर आया था। तो इसका रिव्यू हम करते हैं। आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को इसमें पढ़ेंगे, समझेंगे और ये पता करेंगे कि किस तरह का पेपर जो है वो सेट होके आया था। तो देखो, जैसे पहला प्रश्न है, ऐसा समधरातल क्षेत्र जो 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हो कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बहुभुज। 2017 में जो कमीशन हुआ था उस कमीशन में भी ये प्रश्न आया था। अगला है, दूसरा प्रश्न है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं विषम कोण आयत। क्योंकि आयत भी होती है, बट आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, पर साथ में कोण 90 डिग्री का होता है, ये उसमें डेफिनेशन में रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विषम कोण आयत। और किसी को डाउट हो तो 9th 10th क्लास की जो हमारी बुक है उसमें वो बहुभुज वाला चैप्टर आप देख लीजिए, वहाँ पे इसका डेफिनेशन जो इसकी दी हुई है। अगला है तीसरा, यदि किसी त्रिभुज की परिमिति DE दी है और भुजाओं का अनुपात 2:3:5 दिया है तो DE को कितने खंडों में बांटना होगा? तो DE को हमने जो 10 खंडों में बांटना होगा। और क्यों 10 खंडों में बांटना होगा? क्योंकि हम हमेशा अनुपात को जोड़ते हैं। तो 2 और 3 5 और 5 10, तो हम जो हो DE परिमिति को 10 भागों में बांटेंगे। अगला है चौथा, यदि किसी रेखा को 1/2, 3/4, 5/6 भागों में बांटना हो तो रेखा के दोनों सिरों पर बने न्यून कोण को कितने समान भागों में बांटना होगा? तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। 9th क्लास में जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को उसमें भी प्रश्न है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ऊपर और नीचे वाली संख्या है ना, उसमें से हम घटा देते हैं संख्या को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लास्ट वाली में बता देता हूँ आपको, 5 और 6 है दिया हुआ ना, तो ऊपर से जितनी ऊपर संख्या ना उसमें से हमने निचली घटा देनी है। तो नीचे घट जाएगा तो 1 रह जाएगा वापस, ठीक है। तो 5/1 यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास फिर 5 हो जाती है, ठीक है। यहाँ से 1 में से 2 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो नीचे 1/1 रह जाएगा, इस तरह से ना 1/1 रह जाएगा। फिर अगले में 3/1 रह जाएगा और अगले में जो है वो 5/1 रह जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 5 आती है। तो हमने जो इसको 5 भागों में बांटना होता है। D इसका जो सही उत्तर है। अगला है पांचवा, 2 असमानांतर रेखाओं को आपस में मिलाने से जो आकृति बनती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कोण कहते हैं। 2 असमानांतर रेखाएं जब एक जगह मिलती हैं तो वो कोण बनाती है। अगला है
छठा 67.5 डिग्री का कोण बनाने के लिए कम से कम कितनी चापों का प्रयोग करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमारे को 6 चापों का प्रयोग कम से कम करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन क्लासेस में मैंने समझा रखा है। अब यहाँ पे समय नहीं उतना मैं दे पाऊंगा, तो ये बता रहा हूँ कि इसमें 6 चापें जो लगाई जाती है। अगला है 7वां, कला शिक्षा में वस्तु चित्रण का विशेष महत्व है। इसके निरंतर अभ्यास से छात्र में क्या चीज़ की वृद्धि होती है, क्या चीज़ बढ़ती है? तो इससे का क्या उत्तर है? इसका उत्तर है बी, गहरी दृष्टि का विकास होता है। वस्तु चित्रण बनाने से गहरी दृष्टि का विकास होता है छात्र। प्रश्न नंबर 8 है, वस्तु चित्रण में समानुपात से अभिप्राय। अब समानुपात से इसमें क्या अभिप्राय है? सही उत्तर है सी, वस्तु की दूरी और वस्तु से तुलना। इसका अर्थ यह है कि वस्तु दूसरे वस्तु से कितनी दूरी पर है उसकी तुलना हमने करनी है, तो वो है अनुपात का अभिप्राय। अगला है 9, वस्तु चित्रण में ड्रेपरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ड्रेपरी होती क्या है। तो जब मॉडल स्टेट में हम मॉडल रखते हैं तो उसके पीछे जो कपड़ा लगाया जाता है उसको बोलते हैं ड्रेपरी, ठीक है। और क्यों लगाई जाती है? क्योंकि पार्श्वभूमि सुंदर दिखाई देने के लिए जो है उसको लगाया जाता है। पृष्ठभूमि जो होती है, पिछला जो हिस्सा है वो सुंदर दिखाई दे, उसके लिए इसको लगाया जाता है। अगला है 10, चित्रकला में स्वांतः सुखाय किस भाग के लिए कहा जाता है? तो खुद के लिए चित्रकला से जो सुख मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ललित कला। ललित कला से जब हम कोई चीज़ बनाते हैं उसके हमें खुद को भी जो है वो तसल्ली होती है, खुद को भी उससे हमें संतुष्टि मिलती है, खुद को हमें सुख मिलता है। पर प्राय सुखाय, देखो अगला है 11वां, किस कला हेतु संबोधित किया जाता है? तो प्राय सुखाय किससे किया जाता है? वो होती है वाणिज्य कला जो है वो, उसके लिए प्राय सुखाय शब्द का जो संबोधन किया जाता है। अगला है 12, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब नीचे ये कथन दिए गए, इनमें से सही कौन सा कथन है? तो वो है डी, लाल रंग क्रोध, जोशीला और तेजक है। तो ये इसका सही उत्तर। अगला है 13, यदि हमें खुशी का कोई चित्र दर्शाना है तो उसमें किस रंग की प्रधानता होनी चाहिए? तो किस रंग की उसमें प्रधानता होनी चाहिए? यदि हमने खुशी का जो है वो चित्र दिखाना है तो संतरी और गुलाबी रंग जो है उसमें हम ज़्यादा दिखाएंगे। अगला है 14, ऐसे पेपर को क्या कहते हैं जो अधिक मोटा, सफेद एवं मुलायम हो? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्ट कार्ड पेपर। बी ऑप्शन जो इसका सही है, और ये डिज़ाइन के लिए जो यूज किया जाता है। अगला है 15, रूपांकन के कितने भेद होते हैं? तो रूपांकन के कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। अगला है 16, पैगमेंट किसे कहते हैं? तो पैगमेंट होता है जो सफ़ेद और काला रंग होता है ना, जो न्यूट्रल कलर भी हम इनको बोलते हैं, ये होता है पैगमेंट। अगला है 17, एक चरखी में 7 रंगों को लगाकर घुमाएं तो 7 रंग मिलकर सफ़ेद दिखाई देंगे। यह आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था न्यूटन ने जो ये आविष्कार किया था। अगला है 18, इनमें उष्ण रंग कौन सा है? तो गर्म रंग कौन सा है? वो है सी ऑप्शन, पीला जो इसमें गर्म रंग है। अगला है 19, स्थान, रेखा, रूप, तान, रंग, यह किसके महत्वपूर्ण अंग हैं? तो ये किसके महत्वपूर्ण अंग है? यह है रूपांकन के या डिजाइन के महत्वपूर्ण अंग है। अगला है 20, चित्रकला में गति एवं लय पैदा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो अगर चित्रकला में गति और लय पैदा करनी है तो स्केल और रंगों की जो है वो आवश्यकता इसमें होती है। अगला है 21, तालाब के स्थिर पानी में कंकड़ फेंकने से तो क्या चीज़ बनेगी? और यदि तालाब का स्थिर पानी है और उसमें कंकड़ फेंक दिया जाए तो उसमें लय पैदा होती है। सी ऑप्शन इसका
सही है। अगला है 22, किसी धागे को रंग कर कागज की सतह के अंदर दबाकर बाहर खींचने से जो नमूना बनता है वो क्या कहलाता है। ऐसा तो आप लोगों ने भी किया होगा, बच्चे भी करते हैं, उसको बोलते हैं स्वतंत्र भावाकृत डिजाइन। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 23, रंग योजना कितने प्रकार की होती है। तो रंग योजना 2 प्रकार की होती है, ठीक है। विरोधी रंग और संगत रंग जो होते हैं ना, उसको ही इन्होंने इसमें लिया है। तो 2 प्रकार की इसमें जो है वो ऑप्शन जो है 2 प्रकार का दिया गया है। अगला है 24, प्रभावशाली पोस्टर डिजाइन पर दृष्टिक्रम क्या होना चाहिए। दृष्टिक्रम जो है क्या होना चाहिए। सबसे पहले नारा, फिर चित्र, फिर लिखित सामग्री और फिर विज्ञापक जो जिन्होंने विज्ञापन दिया है। तो ये जो है वो इस तरह का क्रम जो है बनना चाहिए। अगला है 25, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो एच की जो पेंसिल होती है वो सख्त होती है, ये कथन इनका सही है, क्योंकि ये मध्यम की भी दी गई है, ये गलत है। ये भी गलत है क्योंकि एच भी मुलायम नहीं होती है, तो हार्ड भी होती है और मुलायम भी होती है। 2 पेंसिल सख्त होती है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 2 भी जो पेंसिल होती है तो नरम होती है। तो इसका सही उत्तर है ए, एच पेंसिल सख्त होती है। अगला है 26, ज्यामिति बॉक्स में सेट स्क्वायर किस काम आते हैं। तो सेट स्क्वायर जो है वो समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए आते हैं, और उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका उत्तर आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। या कोण बनाने के लिए भी यूज हो सकता है, पर इसमें वो भी नहीं दिया गया है। तो खड़ी रेखाएं खींचने के लिए या बड़ी रेखाएं खींचने के लिए तो हम फुट्टा यूज करते हैं, समद्वि भाजन के लिए भी हम उसको यूज नहीं करते हैं। अगला है 27, अधिक कोण किसे कहते हैं। तो अधिक कोण किसे कहते हैं, तो बहुत आसान है, जो कोण 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 से कम होता है उसको हम अधिक कोण कहते हैं। अगला है 28, वस्तु चित्रण में वस्तुओं से विद्यार्थियों की पहली पंक्ति की दूरी कितनी होती है। तो वस्तु चित्रण में मॉडल से जो है वो फर्स्ट रो की दूरी होती है 2 मीटर। तो ये इसका जो है डी ऑप्शन सही है। अगला है 29, एक त्रिभुज को 4 समान भागों में बांटने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे को जो है वो तीनों भुजाओं का समद्विभाजन करना चाहिए, तभी हम उसको 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। अगला है 30, यदि हमें किसी वर्ग का कर्ण दिया है तो उससे वर्ग तैयार करने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या क्रिया करनी चाहिए। तो पहले भी ये प्रश्न आ चुका है और धारा में जो है वो फिर ये आ गया था। तो हमें क्या करना है, कर्ण का हमारे को समद्विभाजन करना होगा, तब हम जो है वो उसके ऊपर वर्ग बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसको विस्तार से भी बताया है। अगला है 31, सकेंद्र वृत्त में हमेशा, अब सकेंद्र वृत्त में हमेशा इनमें से क्या चीज होती है। तो हमेशा एक की अपेक्षा दूसरा वृत्त छोटा होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है 32, जिस वस्तु की लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पिंड कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है उसको पिंड कहते हैं। अगला है 33, वह पिंड जो 4 सम त्रिभुजों से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो जो 4 सम त्रिभुजों से घिरा हो उसे कहते हैं चतुष्फलक, और जो 8 सम त्रिभुजों से घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं अष्टफलक। ठीक है जी, ये है हमारा अगला 34, मध्य पाषाण युग के लोग प्रयोग करते थे। तो ये क्या प्रयोग करते थे, इसका सही ऑप्शन है डी, लघु पत्थर औजार जो है ये यूज करते थे। अगला है 35, संगम कला के मुख्य देवता थे। तो संगम कला के मुख्य देवता कौन थे, वो थे मुर्गन जो थे वो संगम कला के मुख्य देवता थे। 36 है, महावीर के सच्चे अनुयायी जाने जाते थे। तो महावीर के सच्चे अनुयायी कौन जाने जाते थे, वो थे दिगंबर जो होते थे, उनको महावीर के सच्चे अनुयायी मानते थे। अगला है 37, चोल साम्राज्य किसने स्थापित
किया। तो चोल साम्राज्य जो है वो विजयालय ने स्थापित किया था। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है 38, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनी ने जो है वो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 39, 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया। 1539 में चौसा में जो लड़ाई हुई थी, शेर शाह ने जो है वो हुमायूं को वहां पे हराया था। अगला है 40, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी। तो ये किसने, ये अंग्रेजों ने अपनाई थी, पर अंग्रेजों में से किसने अपनाई थी। तो बी ऑप्शन इसका सही है, लॉर्ड मिंटो ने जो है ये अपनाई थी फूट डालो और शासन करो की नीति। अगला है 41, रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग किस वर्ष में घोषित किया गया। तो ये जो है पंचांग कब घोषित हुआ था जी, ये हुआ था 1932 ईस्वी में घोषित हुआ था। अगला है 42, भारत का संविधान अपनाया गया था। तो किसके द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा इसको जो है वो अपनाया गया था। अगला है 43, निम्न में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अवार्ड प्राप्त किया। तो कौन ऐसे शख्स थे जो भारत के राष्ट्रपति बाद में बने, भारत रत्न पहले बने। तो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो है वो पहले भारत रत्न इनको मिला था, बाद में ये राष्ट्रपति बने थे। अगला है 44, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए विदित अधिकतम आयु कितनी है। तो अधिकतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। तो इनमें से तो कोई दी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका सही है। यदि राष्ट्रपति का चुनाव किसने लड़ना है तो कम से कम 35 वर्ष की उम्र उनकी होनी चाहिए। अगला है 45, राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुमेय अवधि है। अधिकतम कितनी अवधि है। तो है 6 माह जो है वो इसकी अवधि है। अगला है 46, धन विधेयक किसकी पूर्व सहमति से राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो किसकी अनुमति होनी चाहिए। तो राज्यपाल की अनुमति से जो है वो इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है 47, पंचायत से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। अब कितने विषय शामिल है। तो वो है 29 विषय जो है वो शामिल है। अगला है 48, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। वो है ऑप्शन सी, अन्नाई मुंडी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। अगला है 49, कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। तो वो है लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में गिरती है और एकमात्र ये नदी है। अगला और लास्ट प्रश्न है 50वां, भारत में प्रति चक्रवात आते हैं। तो ये किस ऋतु में आते हैं। ये शीत ऋतु में जो है वो आते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।